नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। पर्वतवाणी लाइव के सभी दर्शकों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत-बहुत बधाई। और आज इस शुभ दिन पर, इस शुभ अवसर पर हमारे साथ एक ऐसे विधायक हैं, जिनसे हम बातचीत भी करेंगे और वाक़ई में उत्तराखंड के लिए गौरव का पल भी है। वो पल बताने से पहले सबसे पहले विधायक जी, बहुत-बहुत धन्यवाद कि आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी में आपने हमें समय दिया। लेकिन मैं पहले तो बधाई आपको देता हूँ भाई, क्योंकि आपने आज का दिन जो हमारे बोलने इंटरव्यू लेने का जो समय दिया, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में मैं पहले तो आपको बधाई, उसके बाद पूरे प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। विधायक जी की अगर मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश के टाइम से विधायक हैं और अभी तक रिकॉर्ड है इनका कि छठवीं बार भी ये विधायक हैं पिथौरागढ़ से। लेकिन जैसे ही विधायकों का नाम लेते हैं, जहन में आता है बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, अचूक संपत्ति, अलग अलग फैक्ट्रियां, अलग अलग होटल। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि इतने लंबे समय से विधायक हैं, विधायक जी कितनी संपत्ति जोड़ पाए होंगे अभी तक। देखिए, मैं जब पहली बार चुनाव लड़ा तो पूरा ब्यौरा देना पड़ता है संपत्ति का। 1996 में हमसे ब्यौरा मांगा होगा। आज भी जो मैं 2022 में चुनाव लड़ा है, अपनी संपत्ति का ब्यौरा, जो मेरी संपत्ति उस समय थी 1996 में, वही संपत्ति मेरी 2022 में भी। 96 में जो थी वो भी 22 में भी उतनी है। बस क्योंकि इस पे घटी गई, क्योंकि मकान की कीमत तो घटी जाती है। उससे पहला मेरा कारोबार ठीक था। मैं ठेकेदारी करता था, मेरा मकान भी थे, जहाँ पे थे सब कुछ ठीक था। उसके बाद मेरी संपत्ति आप देखिए कि उसमें कोई खोना है। आप जमीन से भी, विपक्ष तो जमीन से भी खोद के लाता है, आप मीडिया वाले भी जमीन के अंदर खोद के लाए। मैं बिल्कुल उससे कहता हूँ कि आप बिल्कुल देखिए, चाहे किसी भी एजेंसी से जांच है, जो संपत्ति मेरी हुई थी वही संपत्ति आज भी है। 1900 में जब विधायक बनने से पहले, आज मैं विधायक हूँ, विधायक हूँ। तो कभी परिवार ने ये नहीं कहा कि अगल बगल के विधायकों को देखो, 4 मंजिला होटल बना दिए, आलीशान बिल्डिंगें बना दी। विधायक जी, होता है ना, परिवार की उम्मीदें होती हैं कई। कभी ये सवाल परिवार ने पूछा आपसे? देखिए, परिवार में मेरा जो है राजनीतिक जीवन जो है, प्राइवेट लाइफ बिल्कुल एक प्रकार से शून्य हो जाती है। प्रातः उठ के मैं उठता हूँ, अपनी दिनचर्या पूरा करके, मैं जब घर में रहता हूँ तो 5 बजे जाता हूँ, 6 बजे जाता हूँ, 4 बजे उठता हूँ तो मेरी घरवाली जो श्रीमती है मेरे को नाश्ता बना के देती है। उसके बाद रात को आता हूँ और दिन में बैठता हूँ तो कार्यकर्ता क्या है। मुझे परिवार के बारे में बिल्कुल ये नहीं रहता है कि मेरा खून क्या हो रहा है, अंदर कैसा है, तो इसकी जानकारी। मैं तो पूरे क्षेत्र में रहता हूँ, मेरी जीवन जो भी है, 45 साल का मेरे राजनीतिक जीवन है। और इसमें मैं विधायक में, मैं इस बार अब लगभग छठी बार का विधायक हूँ। तो मुझे पूरा ये है कि जानकारी है कि भाई संगठन की दृष्टि से भी मैंने जो काम किया, मतलब मंडल के महामंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष, एक ग्राम प्रधान से लेकर मैं सीधे भाई प्रदेश का कैबिनेट मंत्री तक काम करने का मुझे अनुभव मिला। ये अनुभव मुझे मिला पार्टी, क्योंकि मुझे जनसंघ से काम करने का मुझे अनुभव है। जनसंघ के समय जो पार्टी का कार्यकर्ता की जो पहचान होती, उस समय मैंने काम। विधायक जी को सुना आपने, और कहते हैं ना, सादा जीवन उच्च विचार, और यही है विधायक जी के संस्कार। मैं हर किसी के लिए ये शब्द इस्तेमाल नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे भी पता है 23 साल उत्तराखंड को बने हुए होंगे और समस्याओं का अंबार है, और सबसे बड़ी समस्या पलायन है। लेकिन मेरी नजर में एक ऐसे विधायक हैं जिन्होंने अपनी विधानसभा से पलायन नहीं किया है। सीमांत क्षेत्र पिथौरागढ़ में आज भी इनका जनता दरबार वहीं लगता है। वो बात अलग है कि आज हमें जन्माष्टमी में यहाँ मिल गए। तो पलायन को लेके हूणी खानी देहरादून, सब्बी धानी देहरादून, नरेंद्र सिंह नेगी जी ने गीत गाया। आपका नहीं मन करता कि मैं भी शहर की चकाचौंध में रहूं? देखिए, जिस जनता ने मुझे चुनकर भेजा है, जिस जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, मैं उन्हीं के बीच में रहूंगा, उनकी बात सुनूंगा, उनके रहन सहन, उनकी संस्कृति के हिसाब से ही काम करूंगा। इसलिए ये मेरा सबसे पहले, मैंने तो विधायक बनने पर भी शपथ ली ना। शपथ लेने के बाद मैंने तो शपथ यही ली कि भाई मैं निष्ठावान से काम करूंगा। यही चीज से मैंने शपथ जो ली थी, उसी हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ। जहाँ तक आप पलायन की बात कर रहे हैं, भाई पलायन के लिए तो हर कोई चाहता है कि भाई सुरक्षित सीट देखा, ये देखता है। मैंने कभी नहीं देखा। मैंने कहा मेरे लिए चाहे सुरक्षित हो, चाहे जो सीट जितनी भी मजबूती से मैं चुनाव लड़ूंगा, इसीलिए मैं जो आज पलायन का जो शब्द आपने कहा, उत्तराखंड में तो विशेषकर जो है पर्वतीय क्षेत्र की विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ, वहाँ का रहन सहन, वहाँ की संस्कृति, वेशभूषा,
आप मैदानी क्षेत्र से भिन्न। पहाड़ की भी अलग अलग है, एक वैली में अलग बोली भाषा है तो दूसरी वैली में अलग बोली भाषा है। तो उसी के अनुरूप वहाँ पर क्या होता है, जो योजना बननी चाहिए, योजना आप जैसे मैदान के हिसाब से योजना पहाड़ के साथ हो, कभी भी योजना पहाड़ में सफलता नहीं मिलती, सक्सेस नहीं होगी। यही प्लान का एक कारण है। मैदान के लिए अलग से योजना बननी चाहिए, पहाड़ के लिए अलग से योजना बननी चाहिए विकास के लिए, तब एक प्लान रुकेगा। ये मैंने देखा, अनुभव किया अपने जीवन में। ये जो पलायन समितियां हमारे यहाँ बनती हैं, बहुत सारी के पलायन के अध्यक्ष बनते हैं, कोई लखनऊ में बैठ के ज्ञान देता है, कोई उत्तर प्रदेश से हमें ज्ञान देता है, लेकिन सीमांत जनपद में रहने वाले या सीमांत क्षेत्र में रहने वाले बिशन सिंह चौपाल जैसे व्यक्ति जो लगातार अपने क्षेत्र में रह रहे हैं पिछले लंबे सालों से, क्या इन्हें पता नहीं होगा कि पलायन क्यों हो रहा है, इनकी अनदेखी क्यों होती है? और इनके ही नहीं, इनके जैसे हजारों लोग हैं उत्तराखंड में जो पलायन के दर्द को दूर करना चाहते हैं, लेकिन हमें चाहिए लखनऊ वाले। चौपाल जी, ये कहानी थोड़ा हमें भी समझाएं और हमारे दर्शकों को भी समझाएं। देखिए, मुझे अनुभव लखनऊ का भी अनुभव है हाँ, आप कि वहाँ भी रहे लखनऊ में विधायक भी रहा, जिसमें लखनऊ का मैंने देखा कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे। हैं। उस समय कोई भी विधायक रहता है तो ये सीधे आईएएस अधिकारी वहां पर खड़ा रहता है, बिल्कुल। और उसका वो जे ऑफिसर जो होता है आईएएस अधिकारी होता है। हम्म, लेकिन उत्तराखंड में मैं देखता हूँ एक सेक्शन ऑफिसर जो होता है, अधिकारी होता है, वो डे अफसर होता है। हम्म। तो सचिव का काम अपना है और डे अफसर का काम भी अपना उसी का होता है जो काम है, और सचिव का काम है। ये मैंने देखा, अंतर देखा। वहाँ पर ये होता है, उत्तर प्रदेश में एक क्वेश्चन लग जाता था तो हड़कंप मच जाती, भाई यहाँ क्वेश्चन लग गया, क्या होगा कैसा होगा, फिर विभाग होगा। और छोटा सा प्रदेश है, विधायक भी ज़्यादा है, ज़्यादा प्रश्न भी लगेंगे, तो ज़्यादा प्रश्न लगेंगे तो लोगों को धीरे धीरे लगेगा भाई इतने प्रश्न है, उत्तर क्या आएगा कैसा आएगा। थोड़ा छोटा राज्य होने से इसमें लगा। लेकिन उत्तराखंड राज्य जो बता रहे थे, जो उत्तराखंड राज्य बनने के बाद मैंने देखा, उत्तराखंड जिस उद्देश्य से जनता की आवाज की मांग थी, पूरे आंदोलन जन आंदोलन था। इस जन आंदोलन में सबकी एक मांग थी, अलग राज्य बनेगा तो एक स्वावलंबन राज्य बनेगा। अब लोग सब लोग अपने आर्थिक स्थिति मजबूत होती, ये हमने भी सोचा था, इसलिए हमने भी राज्य बनने के पक्ष में रहते, और उत्तराखंड की जनता भी। लेकिन उत्तराखंड राज्य के बनने के बाद मैंने उत्तराखंड में देखा कि जो यहाँ का बजट है, बजट जो यहाँ का नॉन प्लान और प्लान का, नॉन प्लान का पैसा जो होता है वो वेतन वेतन में, पेंशन में, इसमें चले जाता है। वो सीधे चले गया आपका 85%, बचा कितना 15। अब 15% से क्या विकास होगा? उत्तर प्रदेश का उदाहरण हम देते थे, उत्तर प्रदेश में केवल आपका 45% नॉन प्लान का पैसा बचा, क्या था उनके पास 55% विकास कार्यक्रम हुए। क्यों अलग राज्य बना, तो कर्मचारी के यहाँ पर ज्यादा लग गया कि प्रमोशन मिला, ये ठीक है भाई, 19 के 70 विधायक हो गए, पटवारी एक जो तो एसडीएम बन गया, एक वहाँ पर जो 4th क्लास का था यहाँ सेक्शन ऑफिसर बन गया। तो वहाँ के जो अधिकारी थे यहाँ पर प्रमोशन होता गया है, वो अच्छा हो रहा दिखाई दे रहा, ठीक हुआ, विकास भी हुआ। ये नहीं कि विकास नहीं हुआ, विकास भी हुआ आपको 23 साल में। लेकिन जिस हिसाब से विकास होना चाहिए था, जिसका फायदा मिलना चाहिए था, उसका जनता आज का फायदा नहीं उठा पा रही। नहीं, तो ये सवाल मेरा इसलिए भी है कि जब ये 4 राज्य बने थे, इसमें हमारा राज्य उत्तराखंड भी था। छत्तीसगढ़ की अगर आप बात करें, झारखंड की बात करें, तो वहां स्थितियां अलग हैं, हम ही पीछे क्यों रह रहे हैं? बिल्कुल, ये प्रश्न आपने बिल्कुल किया है, मैं बिल्कुल जो चीजें सही और कहूँगा। आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप उत्तर प्रदेश के टाइम से देखो हैं, आपकी नैतिक जिम्मेवारी ज्यादा है। चलो देखो, एक ही दिन हमारे राज्य बने थे, हमको विशेष औद्योगिक पैकेज मिला 10 साल का, उन दो राज्यों को नहीं मिला। आज उनकी आर्थिक से हमसे अच्छी है और हमारी आर्थिक से हमसे पीछे है। ये है कि प्रदेश की जो है कि ब्यूरोक्रेट, भाई योजना तो सरकार बनाती है ना, उसको संचालन करना तो अधिकारी नहीं करना है ना। अधिकारी संचालन ठीक करेगा तो उसका फायदा भी होगा, प्रदेश को भी फायदा होगा और दिखाई भी देगा धरातल में। जो आज हम जो पीछे जा रहे हैं, जो उत्तराखंड जो कारण, उसके पीछे ये कारण है कि भाई जो योजना का, मैं उदाहरण देता हूँ कि भाई काम किसी चीज़ के लिए डामरी का उदाहरण देता हूँ, दूर का नहीं जाता। डामर बनना चाहिए, सड़क में किया जाता है तो उसका क्या कहते हैं, 8 साल बाद दोबारा डामर होना चाहिए। ऑड मिक्स होना चाहिए तो ऑड मिक्स 5 साल बाद होना चाहिए। लेकिन डामर के दूसरे साल ही वो सड़क क्या हो जाती है और दोबारा पीसी मांगने लगती है, दोबारा रिन्यूअल मांगने लगती है। तो कारण क्या है, पैसा लगना 8 साल बाद वो सही होनी चाहिए, उसके भी कारण है। तो ध्यान किसी का नहीं जाता है, हम सड़कों की ओर जाते हैं, सीधे जा रहे हैं तो
सड़क में बरसात का पानी यदि सड़क और नाली में जाना चाहिए ना, सड़क के किनारे, वो बरसात का पानी सीधे सड़क के ऊपर जाएगा तो डामर कब तक टिकेगा? तो बरसात से पहले नालियां ठीक होनी चाहिए। आजकल नालियां ठीक कर रहे हैं आप, अब आजकल तो बरसात खत्म होने अब वाली क्या है। जरूरत है उस नाली की? आजकल तो केवल झाड़ियां काटो ना, अब तो जो झाड़ियां उसको हटा दो। भाई बरसात से पहले मैं बार बार कह रहा हूँ कि भाई मंत्री से भी विधानसभा में मैंने ये प्रश्न आता, जब बजट सत्र होता तो हमने ये अपना बजट सत्र में भी रखा, भाई पहाड़ की जो दिसंबर मैदान में तो भाई कुछ नहीं, नाली की जरूरत नहीं है, दोनों तरफ है, उसमें तो नाले। पहाड़ की जो योजना मैं कह रहा हूँ कि पहाड़ की दिसंबर भौगोलिक योजना बननी चाहिए, उसके अनुरूप योजना बननी चाहिए। अब पहाड़ में हमने कहा था ठीक है, पहले तो होता था उत्तर प्रदेश के समय में तो थोड़ा पहाड़ का तो आपका देहरादून में आपका जो मकान बिल्डिंग प्राइमरी पाठशाला 80,000 में बन गई। उत्तर काशी के लास्ट, चमोली के लास्ट वाला जब पैदल जाना है जहाँ 20 किलोमीटर, उसी पैंतीस से वो बिल्डिंग ही बन गई। तो उसकी गुणवत्ता में तो अंतर होगा भाई, कैसी बनी गुणवत्ता तो कमी होगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहाड़ के अनुरूप योजना बननी चाहिए, उसके अनुरूप तब उसका फायदा भी जनता को, तब पलायन भी रुका, तब दिखाई भी देगा पहाड़ का। लेकिन पहाड़ की बात तो आप कर रहे हैं, 2027 में मान लीजिए परिसीमन होता है, तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि पहाड़ की सीटें तो घटने वाली हैं। चौपाल जी, तब क्या होगा? हम तो पहाड़ पहाड़ करते रह गए और सारा विकास जो है देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल तक सीमित हो गया। सारा बजट यही खा रहे हैं हमारा, और ऊपर से सीट घट गई, तब क्या होगा? देखिए पहाड़ की जो है ना, पहाड़ को लेकर ही उत्तराखंड राज्य बना, मांग पहाड़ की। धीरे धीरे कुछ विकास होने के लिए हरिद्वार का हिस्सा भी मिल गया, रुड़की का भी मिल गया, उधम सिंह नगर, तो सब अच्छा हुआ, मिलना बहुत बढ़िया हुआ। राज्य के यहाँ से हमारी कृषि के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में रहता है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, उद्योग धंधे लगे, जुड़िए है, पहाड़ के मैदान भी लगे उत्तराखंड में। लेकिन मेरा यह है कि जो पलायन को रोकने के लिए और जो विधानसभा का आता है ये है कि भाई पहाड़ की जो सीटें हैं नहीं चाहिए। मैदान के लोग भी नहीं चाहते हैं कि पहाड़ के लोग आ जाए मैदान के। यदि पहाड़ का सारा मैदान ज़्यादा लोड पड़ेगा तो मैदान में, तो ये लोगों को फिर उसमें रहन सहन में अंतर दिखाई देगा। फिर क्या होगा, ज़्यादा लोड हो गया तो विकास कार्यक्रम नहीं हो पाएंगे। इसलिए हम भी चाहते हैं, पहाड़ मैदान के लोग चाहते हैं कि पहाड़ के लोग पहाड़ी में रहें, उसको वहाँ पर रहें। वहाँ पर जो मैंने देखा, अनुभव किया कि 60 साल पहले की बात करता हूँ, ज़्यादा दूर की नहीं, 60 साल पहले मैं अपने गांव के लोगों को देखा, सब स्वावलंबी, केवल दो चीज़ें लेते थे, नमक, नमक भी हमारे जो भूतिया बंधु जो बच्चियाँ आती थी वो नमक देते थे, नमक भी इतना देते, एक बदेली में हमने गेहूँ दे दिए, उसी बदेली में नमक ले लिया। वो तो एक्सचेंज जो होता था ऐसे ही होता था उसमें। उसमें एक दूसरा जब शादी ब्याह होता था, कपड़ा खरीद, जाड़ों में थोड़ा गर्म कपड़ा इतना ही ले, बाकी आदमी स्वतः ही जो होता है, मैं तो इकोनॉमिक्स का छात्र, तो आदमी मतलब उनसे परिस्थिति का दास होता है, स्वतः ही ढूंढ लेता है अपने रास्ते कहाँ से। एक पहाड़ है, इस पहाड़ पर बीच का पहाड़ है, नदी इस तरफ है, इधर गांव इधर है, और उस गदेरा का पानी इस पहाड़ में लाना है। आजकल तो टेक्निक है भाई, स्विमिंग में जैसा उसमें कचरा, लेकिन वो उस गदेरा का पानी इस तरफ बीच में पहाड़ है, वो पहाड़ को खोद के भी नहीं, तो आदमी उसको देखते हुए लकड़ी के बड़े बड़े पोल जो होते हैं उसमें बांस में खोद के लकड़ी के एक एक पर ऐसे बनाते हैं, जोड़ते जोड़ते पानी आता है, रुपए लगाते थे, पानी का पीते थे, बिल्कुल आदमी स्वावलंबी रहता था। लेकिन आज उसमें हमने नहर भी बना दी, पानी नहीं चल रहा है, काट के चट्टान को काट के नहर बना दी, लीकेज हो जा रहा है, पानी नहीं आ रहा है, अंदर आ जा रहा है, टूट जा रहा है, ऊपर से स्लाइड होके। तो आदमी ने ये देखना कि पहले तो आदमी ने जो राज्य बनने के बाद अधिकारी ने देखी, उसमें थोड़ा सा मानसिकता में बदलाव आना चाहिए। चलिए, बदलाव आना चाहिए। चलिए, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद कुछ तीखे सवालों के साथ बात करेंगे बिशन सिंह चौपाल जी से। चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। शुरुआत में विधायक महोदय ने कहा था कि मेरी संपत्ति जो 1996 में थी वही संपत्ति 2022 के हलफनामे में भी मैंने डाली है। लेकिन एक मामला आपने सुना होगा, रिंग रोड पे एक भारतीय जनता पार्टी का एक मुख्यालय बनने की तैयारी हो रही थी, बड़े बड़े मंत्री संतरी सांसद वहां पहुंचे थे, लेकिन बाद में नाम उसमें चौपाल जी का भी आया। तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक तरफ चौपाल जी कह रहे हैं कि मेरी जो संपत्ति पहले थी वो आज भी है, तो ये वाला मामला कैसे चौपाल जी जुड़ा है आपके साथ में? ये कौन सा ट्विस्ट है इसमें? मैं अध्यक्षता पहले 2007 में जब विधायक बन के आया, मंत्रिमंडल में मैंने कैबिनेट मंत्री में निशंकी जी थे, नरेश पोखरियाल, उसके बाद मुख्यमंत्री हमारे जनरल संघवी जी बने, उसमें भी मैं मंत्रिमंडल था। तो उसके बाद एकाएक संगठन ने कहा भाई आपको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी, मैंने कहा ठीक है, मैं पार्टी का संगठन जो करें।
मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी ने तय किया कि भाई मैंने कहा कि हमें कार्यालय को जमीन चाहिए, तो हमने समिति बनाई। जो नियम है समिति ने तय कर लिया कि भाई जमीन ये थी, तो ठीक है, मैं अध्यक्ष का समिति ने तय कर दिया, तो मैं अध्यक्ष हुआ, तो मेरे नाम से कहा गया कोई हमारा ऐसा भी ट्रस्ट था नहीं कि ट्रस्ट के नाम से रजिस्ट्री हो जाए। तो मैं विधायक तो मैंने उसमें हस्ताक्षर मेरे हस्ताक्षर हुए, दाखिल खारिज भी चल गया, पार्टी के नाम से जमीन भी हो गई और नक्शा भी हो गया, शिलान्यास भी हो गया, सब कुछ हो गया। एकाएक नाम मेरा भी आ गया कि बिशन सिंह की जमीन ये है करके, बिल्कुल। मैंने कहा मेरी जमीन कहाँ से आई भाई, तो जमीन मेरे नाम से है। मैंने कहा भाई मैंने इसका उत्तर देना चाहिए। जब मेरे नाम से, ठीक है, पार्टी के नाम से एक तो अध्यक्ष के नाम से, तो गलती तो वो हुई कि वर्तमान जो अध्यक्ष था उसके नाम से सीधे जाना चाहिए, नोटिस आई। अब मेरे नाम से नोटिस, मैंने कहा भाई मेरे नाम से नोटिस आने का तो कोई मतलब ही नहीं है, कैसे आ गया मेरे नाम से नोटिस। तो मैंने उसमें जरूर कहा कि भाई मेरे नाम से देहरादून का विषय है, मैं तो प्रदेश की बात क्यों कहूँ, देहरादून की बात करूँ, देहरादून का बात करूँ। मैंने कहा हमारे कहीं भी आप देख दीजिए राजस्व अभिलेखों में हमारे नाम से कोई मेरी जमीन अंकित नहीं, मैंने ये शब्द बोला था। तो उसके बाद भी वो नोटिस जो आपको आया, वाकई में उस नोटिस को लेके बहुत सारी किए हैं, वो मामला हमारे प्रकाश में भी आया था, और जब उसका सत्यानाश हो रहा था तो उस समय भी मैंने भी वो खबर की थी। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो व्यक्ति हमारे साथ बैठे हैं या जो विधायक हमारे साथ बैठे हैं, ये वाकई में इनकी सादगी है जो ये इतने सरल और सहज तरीके से इन सवालों का जवाब दे पा रहे हैं। वरना आजकल के सवालों के जवाब मिलने भी थोड़ा सा मुझे लगता है कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। चौपाल जी, एक समस्या बहुत बड़ी है उत्तराखंड में। लोग कहते हैं कि उत्तराखंड का पानी, उत्तराखंड की जवानी, एक डायलॉग हुआ करता था, लेकिन 23 साल बने हो गए और बातों बातों में कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके अंदर भी वो टीस है, उत्तराखंड को लेके वो पीड़ा है। लेकिन कहीं ना कहीं या तो आप असहज महसूस कर रहे हैं या कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। आखिर मन में चल क्या रहा है? देखिए, पार्टी में संगठन का आदमी, पार्टी ने मुझे जो मेरी प्रदेश अध्यक्ष बनाया, कैबिनेट मंत्री बने, मैं चाहता हूँ भाई प्रदेश आगे बढ़े, प्रदेश देश से बना तो प्रदेश आगे, सरकार भी अच्छी चले, सरकार जनता का भी काम हो, विकास कार्यक्रम भी हो, पलायन भी रुके। तो इसके लिए पलायन रोकने के लिए भी योजना बननी चाहिए थी। योजना आज मोदी जी ने जो कर का है कि भाई आत्मनिर्भर की बात करें, आत्मनिर्भर तब तभी होगा भाई जब आदमी, जो हमारे परंपरागत उद्योग हैं, लघु और कुटीर उद्योग बनते हैं, इनको ध्यान होना चाहिए। कुछ और हमारा ध्यान नहीं होगा तो फिर तो तुम कितना ही सड़क पहुंचा दें गाँव में, घर घर नल पहुंचा दें, तो आदमी रुकेगा ही नहीं, रुकेगा नहीं, आज गाँव में रुकेगा नहीं। उसके लिए जब तक हमें उद्योग नहीं होंगे हमारे लोगों और कुछ उद्योग, तब तक आदमी रुकेगा। यही मेरी सबसे बड़ी पीड़ा है आज की उद्योग की, जो मेरे आपने पीड़ा शब्द कहा, वो पीड़ा मेरे है कि भाई एक पीड़ा यह है, दूसरी पीड़ा मैं बॉर्डर का रहने वाला, नेपाल बॉर्डर में भी पहले मेरी सीमा तिब्बत से जो उत्तर प्रदेश वाला भी रहा। उसकी चिंता नहीं, उसकी चिंता ये है कि गांव के गांव खाली हो, ताले लगे बहुत सारे गांव। यदि सीमा पार का आदमी आएगा तो उनका वार का चेहरा मिलता है, बोली भाषा मिलती है, फिर वो अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं रहता, एकदम रिश्ता है। सीमा पार से आदमी यदि बैठ गया, मेरा ये मकान मेरा है, ताला खोल के, एसएसबी का जवान तो आईटी का तो नहीं कहेगा, नहीं वो पहचानेगा नहीं उसको, वो तो कहेगा मेरा घर है ये, मेरा। उसको यदि उस गांव का आदमी उस गांव में रहता है, वो कहेगा ये गांव का नहीं है, जो बाहर का है। तो इसलिए पलायन को रोकने, घर के जो आबाद है, माननीय मोदी जी ने जो काम किया है सीमा की, बहुत बढ़िया। ये काम या तो अटल जी ने ही किया, बॉर्डर के लोगों के लिए बॉर्डर डेवलपमेंट की योजना बनाई थी उसने, लेकिन इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जो बॉर्डर के गांव हैं वो गांव पहले गांव के नाम से जाने। लेकिन सुखपाल जी, मोदी जी ने कहा ठीक है, सब काम मोदी जी तो नहीं करेंगे ना। 70 विधायक यहाँ पे हैं, उसमें भाजपा के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं। बाकी की नीति और नीयत दिख नहीं रही ना। आज जो पीड़ा आपकी है, ये पीड़ा सिर्फ चौपाल जी की नहीं है, 23 साल बने हुए उत्तराखंड को हो गए। आज हर आदमी इस बात को बहुत बारीकी से आकलन कर रहा है। शायद विधायक जी से लोग भी पूछते होंगे कि क्षेत्र में ये क्यों नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा है, और उसमें आपका और एक मंत्री जी का ये कहना है कि अधिकारी काम नहीं करते, हमें तो उनकी सीआर लिखने तक की इजाजत नहीं है। तो अगर ये अधिकारी इतने बेलगाम हो रहे हैं, तो ये बात तो मोदी जी तक जानी चाहिए कि भाई ये अधिकारी कैसे ठीक हो। विधायक जी, देखिए, अधिकारी इस समय जो है न्यूज जो पड़ी
उत्तराखंड की शुरुआती नींव गलत थी। मैंने उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया। मुख्यमंत्री के सामने खड़ा रहता था या सचिव आमता था, यहाँ तो मुख्यमंत्री के बगल में बैठा रहता है। मैंने जब पहली कैबिनेट देखी यहाँ, पहली कैबिनेट में जब उत्तर प्रदेश से जब कैबिनेट देखी तो अधिकारी जब कैबिनेट बैठक होती है, साक्षी के लिए सचिव आता है, प्रमुख सचिव है, वो बिल्कुल खड़ा करके उत्तर देता था। मैं दोबारा जब कैबिनेट मंत्री बना, मैंने देखा यहाँ तो अधिकारी बैठ के दे रहा उत्तर। पता नहीं क्या ऊपर से नियम आदेश आया भारत सरकार के, यहाँ से हुआ किसके समय हुआ, कैसे मुझे पता नहीं। मैंने जब देखा ये भी दोबारा जब तीसरी बार जब खबर हुई, मेरा क्या हो रहा है भाई अधिकारी को जो मैं करूँ, सचिव का जो काम है सचिव करे, मुख्यमंत्री का काम जो है विधायक का जो काम है विधायक करे, और जो सेक्शन अफसर का काम सेक्शन अफसर करे। और सरकार कौन चला रहा है? सरकार सलाहकार कौन है? सलाहकार भी तो जो होना चाहिए पार्टी का आदमी से, सरकार जिसकी है तो उसी का होगा भाई गौर। लेकिन यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है कि जो प्रदेश में ब्यूरोक्रेट जो हावी रहा है, वो समय टेलीफोन जो रहा है, टेलीफोन का रिप्लाई आना चाहिए, जनप्रतिनिधि आना, हर किसी का आना चाहिए, लेकिन उनके पास समय नहीं है, उतना बे काम बहुत होता है, हम ये भी नहीं चाह रहे। लेकिन जो जनप्रतिनिधि है, सत्ता पार्टी का विधायक है, विपक्षी का विधायक, तो सब बराबर है, कोई भी विधायक है, उसका रिप्लाई आना चाहिए, जिला पंचायत अध्यक्ष का भी आना चाहिए, और संगठन के अध्यक्षों का भी रिप्लाई आना चाहिए, लेकिन रिप्लाई नहीं आता। जब कहते हैं भाई ये हमारा विशेषाधिकार है, आपको ये विजय तक आपने टेलीफोन इनमें हमने नोट किया, हमने कहा सीधे आपको मालूम नहीं है, पढ़ नहीं पड़ा हमने जब अपने ट्रेनिंग पीरियड में विशेषाधिकार नोट, तो सब अधिकारी को लगता है यार ये तो टेलीफोन करना ही तो रिप्लाई करना पड़ेगा, चलो मैंने तो मेरा तो रिप्लाई आया। लेकिन जो नया विधायक है वो तो बेचारा बाहर है, उसका तो टेलीफोन रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो उसे क्या मालूम प्रोटोकॉल क्या है, इसमें क्या है करके, विशेषाधिकार क्या है, यही है। अब ठीक है, मैं उसको भी मान्यता में, एक जंगल में रहता था, गगन रजवार, लकड़ी का काम है, मैं पढ़ शिक्षा नहीं, तो मेरे साथ एक दिन मैं भी योगा की बात हुई, बैठे थे तो डीएम के वहाँ भी आ गया, तो उसको पता सीख लिया हमसे भाई प्रोटोकॉल है, तो डीएम ने उसने कहा भी था, तो उसने सीधे कहा मान्यवर कहिए हमसे, मैंने कहा नया लड़के ने पता सीख लिया, डीएम को सीधे कहा नहीं मान्यवर कहिए आप हमसे। तो अधिक जो है कि विधायक बनने पर कुर्सी बताती है, कुर्सी सिखाती है, अब वो तो जब लकड़ी का काम कर रहा था तब भी नहीं, मेरे सामने का एक घटना है काम करने का। तो इसलिए जो प्रदेश का जो आपने कहा कि भाई जो प्रदेश की बात बताई थी जूनियर अधिकारी का, तो मैंने कहा कि न्यू जो शुरुआती जो गलत होगी उसी दिन से परंपरा चली है, ये परंपरा संस्कार ही उसी दिन से शुरुआत हो गई। चलिए चलिए, बहुत लंबा समय हो गया है, हालांकि बातें बहुत हैं, और बातें सिर्फ उत्तराखंड की हित की हैं, और वो भी तब हैं जब एक अनुभवी विधायक हमारे साथ बैठे हुए हैं, लेकिन अनुभवी के साथ में पीड़ा भी है। वो कह रहे हैं कि उत्तराखंड जिन चीजों के लिए बना था वो नहीं हुआ है, शुरुआत में भी चूक हुई है, और अधिकारी जो बेलगाम हो रहे हैं वो तो मुख्यमंत्री जी जाने या ऊपर केंद्र से जाने कि वो क्यों हो रहे हैं। तो आप समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बिशन सिंह चौफाल जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश बकुड़ा जी, आपकी पोल खोल जो है इससे पूरे प्रदेश में आपके माध्यम से प्रदेश के जनहित जितने भी कल्याणकारी योजना जनता तक पहुंचाएं, प्रदेश में जो काम होने से तो वो भी जानने चाहिए कि आपका जो अनुभव है वो अनुभव भी सरकार को मिलना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बड़ी बेबाकी से सभी सवालों के जवाब दिए हैं, और भविष्य में अगर हमें जरूरत पड़ेगी उत्तराखंड के हित के लिए तो हम फिर बिशन सिंह चौफाल जी के पास में आएंगे, और फिर इस राज्य की नीति के लिए कुछ बातचीत करेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।